दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए प्रस्तुत है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 13। इसमें हम परिवहन, पत्तन और जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत माला परियोजना एक नवीन अम्ब्रेला कार्यक्रम है, किसके लिए? तो उत्तर है भारत माला परियोजना हाईवेज क्षेत्र के लिए एक नवीन अम्ब्रेला कार्यक्रम है। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो दोस्तों भारत माला परियोजना लगभग 34,800 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग यानी हाईवे के निर्माण और उन्नयन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अम्ब्रेला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आर्थिक कॉरिडोर, अंतर कॉरिडोर और फीडर मार्गों के विकास, राष्ट्रीय कॉरिडोर, दक्षता सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों को समाप्त कर पूरे देश में माल और सवारी संचालन की दक्षता को इष्टतम करने पर लक्षित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो ये कौन सा है दोस्तों? ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग 76 ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्वी पश्चिम गलियारा दोनों का हिस्सा है। NH 76 दोस्तों पिंडवार, उदयपुर, कोटा, शिवपुरी, झांसी, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर तक जाता था। वर्तमान में ये NH 27 EW का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़ा नहीं है? बेलगाम, सूरत, गुंटूर या नागपुर? तो सही उत्तर है नागपुर। देखिए दोस्तों, नागपुर स्वर्णिम चतुर्भुज से नहीं जुड़ा है। नागपुर उत्तर दक्षिण गलियारा से जुड़ा हुआ है। सूरत, पुणे, गुंटूर स्वर्णिम चतुर्भुज से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नगरों में से स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम गलियारा के मिलन बिंदु पर स्थित है? ग्वालियर, उदयपुर, आगरा या वाराणसी? तो सही उत्तर है आपका उदयपुर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्व पश्चिम गलियारा के मिलन बिंदु पर स्थित प्रमुख शहर उदयपुर और कानपुर हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर यानी असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है, जबकि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है यानी उत्तर दक्षिण गलियारा ये श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है इसको कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से जोड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, स्वर्ण चतुष्कोण राजमार्ग के पूर्वी पश्चिमी गलियारे द्वारा जोड़े जाने वाले जो शहर हैं वो कौन से हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के पूर्वी पश्चिमी गलियारे द्वारा जोड़े जाने वाले शहर सिलचर और पोरबंदर है। और आप जानते हैं सिलचर कहाँ पे है? सिलचर दोस्तों असम में है और पोरबंदर गुजरात में है, जो कि पूरब और पश्चिम गलियारे को जोड़ने वाले शहर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? देखिए वाराणसी, कन्याकुमारी, नागपुर या कोयंबटूर? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी है कोयंबटूर। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, ये कोयंबटूर से नहीं गुजरता था। वर्तमान में NH 27 EW भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 4112.62 किलोमीटर है और ये पोरबंदर गुजरात से सिलचर यानी असम तक जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किन 2 नगरों को जोड़ती है? तो NH2 दोस्तों दिल्ली को कोलकाता से जोड़ती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। NH2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ती है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपके उत्तरी मैदान में, प्रायद्वीपीय पठार में, उत्तर पूर्वी राज्यों में या तटीय मैदान में? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार में। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में प्रायद्वीपीय पठार में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है।
अगला प्रश्न है, भारत के संपूर्ण रेलवे जाल में रेल मंडल कितने हैं? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए देश में कुल 18 रेल मंडल हैं। प्रारंभ में भारत में कुल 9 मंडल थे, बाद में 7 और मंडलों का निर्माण किया गया जिससे 16 हो गए थे। 17वें मंडल के रूप में कोलकाता मेट्रो को 29 दिसंबर 2010 को स्थापित किया गया और देश का 18वां मंडल जो दक्षिणी तटीय रेलवे के रूप में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, भारत के संपूर्ण रेलवे जाल में कुल 18 रेलवे जोन स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए उत्तरी जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये दोस्तों नॉर्थ जोन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा उत्तर मध्य जोन का मुख्यालय ये प्रयागराज में है। पूर्व मध्य जोन हाजीपुर में इसका मुख्यालय है और पश्चिम मध्य रेलवे ये जबलपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय नई दिल्ली, उत्तर मध्य का प्रयागराज, पूर्व मध्य का हाजीपुर और पश्चिम मध्य का जबलपुर में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार जो है 8,808 किलोमीटर जो है रेलवे जोन की लंबाई, रेलवे की संपूर्ण लंबाई है। राजस्थान में 5,998 यानी 6,000 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 5,829 और आंध्र प्रदेश में 3,965 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 4,217 किलोमीटर। ये प्रमुख प्रदेशों में रेल मार्गों की लंबाई का क्रम है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपको बताना है। ऑप्शन है गोवा, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। दोस्तों कोंकण रेलवे लाइन का प्रारंभ महाराष्ट्र के रोहा से होता है और कर्नाटक के मंगलौर में लगभग 739 किलोमीटर की दूरी पर यह समाप्त होता है और ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। कोंकण रेलवे में केरल शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी नौवहन परिवहन के लिए उपयुक्त है कहाँ से कहाँ तक? तो उत्तर है दोस्तों, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी नौ परिवहन के लिए उपयुक्त है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी नेशनल वाटरवेज संख्या 1 ये गंगा भागीरथी हुगली तंत्र से संबंधित है। 1,620 किलोमीटर लंबा ये जो जलमार्ग है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में फैला है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए ओडिशा, तो ये आपका सही सुमेलन क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं दोस्तों, विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश में ये आपका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये है स्थित है। महाराष्ट्र में मझगांव डाक ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा आप देखिए पश्चिम बंगाल में गार्डन रीच है। केरल में क्या है? केरल में कोच्चि शिपयार्ड है और हिंदुस्तान शिपयार्ड जो ओडिशा दे रहा है ये आपका विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में कर दे रहा हूँ, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। तो यहाँ पर एक जो उड़ीसा दिया है ये आपका सही नहीं है, क्योंकि अब सही सुमेलन के लिए उड़ीसा के जगह पे अगर आंध्र प्रदेश या विशाखापत्तनम होता तो इसका सही उत्तर हो सकता था, इसलिए इस उत्तर को हम स्टार कर रहे हैं। कोई भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। देखिए विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड, महाराष्ट्र में मझगांव डॉक्स और पश्चिम बंगाल में गार्डन रीच और केरल में कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड स्थित है। परिवहन के बाद आइए पत्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है? ऑप्शन है कोच्चि, मुंबई, हल्दिया या कांडला। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांडला। दोस्तों भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कांडला यानी दीनदयाल पत्तन है। वर्ष 1920 में कांडला बंदरगाह द्वारा सर्वाधिक 122.61 मिलियन टन ट्रैफिक संचालन किया गया था।
अगला प्रश्न है अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है केरल तट पर और वर्तमान में ये अलप्पुझा जिले में है। अलेप्पी जिले का गठन 17 अगस्त 1957 को हुआ था और 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन ने इस स्थान की सुंदरता से मोहित होकर अलेप्पी को पूर्व का वेनिस कहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। देखिए कांडला, विशाखापत्तनम, मुंबई और मार्मागांव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। ये दोस्तों विशाखापत्तनम भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली है जिससे ये बंदरगाह मानसून से लगभग अप्रभावित रहता है। ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कांडला, मुंबई और मार्मोगांव ये दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर हैं। कांडला गुजरात में और मुंबई महाराष्ट्र में। और देखिए मार्मागांव या मर्मुगांव गोवा की जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का सबसे गहरा स्थलीय भाग से घिरा सुरक्षित बंदरगाह है। तो सही उत्तर है विशाखापत्तनम। दोस्तों विशाखापत्तनम जो है ये विशाखापत्तनम भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे गहरा स्थलीय भाग से घिरा सुरक्षित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है निम्नांकित पत्तनों में से कौन लैगून पर विकसित किया गया है। तो इसमें देखिए कोच्चि, विशाखापत्तनम, मुंबई या चेन्नई। तो सही उत्तर है कोच्चि। दोस्तों कोच्चि केरल के मालाबार तट के वेम्बनाद लैगून झील पर विकसित किया गया है। इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है। ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो सही उत्तर है केरल में। कोझिकोड बंदरगाह भारत के केरल राज्य में है और ये मालाबार तट पर स्थित है। कोझिकोड का प्राचीन नाम कालीकट था दोस्तों। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है और दोस्तों ये मुंबई के निकट एक सहायक बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिकतम सुविधाओं से संपन्न ये पहला बंदरगाह है। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सा बड़ा रसायन सामग्री के आयात निर्यात वाला बंदरगाह बन रहा है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन है कोचीन, विशाखापत्तनम, मुंबई या दाहेज। तो सही उत्तर है दाहेज। दाहेज गुजरात के भारूच जिले में स्थित है और गुजरात केमिकल पोर्ट टर्मिनल कंपनी लिमिटेड की स्थापना यहाँ पर की गई है। दाहेज में तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और रसायन के आयात तथा निर्यात और भंडारण की उन्नत सुविधा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देख सकते हैं कि भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाले सर्व प्रमुख पत्तन के रूप में माना जाता है। तो मर्मुगाओ, कोचीन, बम्बई या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मर्मुगाओ। दोस्तों मर्मुगाओ भारत का प्रमुख बंदरगाह है, ये गोवा राज्य में है और इस पत्तन से लौह अयस्क का निर्यात विशेष रूप से किया जाता है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है और जुआरी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन है आपके मद्रास, विशाखापत्तनम, कोलकाता और बम्बई, बम्बई और मर्मुगाओ या विशाखापत्तनम और मर्मुगाओ। तो सही उत्तर है भारत के दक्षिणी गोवा जिले में स्थित मर्मुगाओ और आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम ये मूलतः लौह अयस्क के निर्यात के लिए समर्पित बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन ओडिशा तट पर अवस्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है हल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाखापत्तनम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पारादीप। पारादीप बंदरगाह ओडिशा तट पर है और ये ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों किर्लोस्कर समूह जो भारी और हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करता है ये कहाँ की कंपनी है। तो सही उत्तर है किर्लोस्कर ग्रुप दोस्तों भारत की कंपनी है जो भारी और हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करती है। ये पुणे में स्थित भारतीय कंपनी है। इसकी स्थापना देखिए 1888 में की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न अब आइए जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित प्रश्नों में आते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास
किस प्रतिरूप के होंगे आपको बताना है। रेखीय, तीर, अरी या नाभिक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए रेखीय। दोस्तों भारत में गंगा यमुना मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास के विभिन्न प्रतिरूप पाए जाते हैं, जिनमें अरीय, नाभिक, आयताकार या वर्गाकार आदि हैं। इनमें से रेखीय प्रतिरूप प्रमुख हैं। जब किसी ग्राम का विकास सड़क, नहर, नदी आदि के किनारे पंक्तिबद्ध रूप में होता है तो उनकी आकृति को लीनियर या रेखीय आकृति कहा जाता है। तो भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास ये रेखीय प्रतिरूप में होते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये कथन किसका है? तो ये है फिंच एवं ट्रिवार्था। दोस्तों ये कथन फ्रिंच एवं ट्रिवार्था का है, जो कहते हैं कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उत्तर है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पर है। रूस क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत का विस्तार विश्व के 2.4% भूभाग पर है और भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न दोस्तों भूगोल के साथ साथ जीके जीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? देखिए, कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना। इसके अलावा दोस्तों सभी गांवों को बिजली देना। फिर देखिए HIV को पूर्णतः उन्मूलित करना या शहरी गरीबों को घर देना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको TFR कहा जाता है शॉर्ट में, TFR को 2.1 तक लाना। दोस्तों ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य था। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निकष क्या है? तो दोस्तों भारत में नगरीय बस्ती के लिए 5000 या अधिक जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण जो है निकष है। और इसमें आप जानते हैं कि नगरीय क्षेत्र की परिभाषा के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? वे सभी स्थान जहां में म्यूनिसिपालिटी कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है और वहां की जो न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कम से कम 75% पुरुष का श्रमिक बल ऐसे धंधे में लगा हो जो कृषि कार्य से संबंधित न हो और जनसंख्या घनत्व वहां पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऐसे क्षेत्र दोस्तों नगरीय बस्ती के लिए जो है सूचीबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नीति दस्तावेज में राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इंगित उपायों का कौन सा एक घटक नहीं है? ऑप्शन है महिलाओं का सशक्तिकरण, गैर सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग, ग्रामीण विकास केंद्रों को मजबूत करना या परिवार कल्याण सेवाओं का उत्थान। तो सही उत्तर है गैर सरकारी संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग। ये जनसंख्या नीति दस्तावेज में राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपायों का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका वर्तमान भारत सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या नीति में समावेश नहीं है? देखिए 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करना, यह है 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले किसी भी दंपति को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित करना, ये नहीं है। गर्भ निरोधक साधनों की मांग की पूर्ति करना सही है और अनुसूचित जाति के दंपति को शिशु जन्म के समय निश्चित नकद राशि का भुगतान करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वर्तमान में भारत सरकार द्वारा घोषित जनसंख्या नीति में शामिल नहीं है कि 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले किसी दंपति को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, ये जनसंख्या नीति में नहीं है। अगला प्रश्न है, आस्था नामक शिशु के जन्म के साथ भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी, ये दिनांक कौन सा था? तो ये था दोस्तों 11 मई 2000। दोस्तों 11 मई 2000 को आस्था अरोड़ा नामक शिशु के जन्म के साथ भारत की जनसंख्या 1 अरब हो गई। उल्लेखनीय है कि आस्था नामक शिशु का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित भारतीय राज्यों में कौन सा जनांकिकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है? आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हरियाणा या गोवा। तो सही उत्तर है गोवा। दोस्तों गोवा जनांकिकी संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अपने स्थानिक प्रतिरूप में उच्चतम प्रादेशिक भिन्नताएं दर्शाता है? ऑप्शन है लिंग संरचना, जीवन प्रत्याशा, अपरिष्कृत मर्यादा दर या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। तो सही उत्तर है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है ये अपने स्थानिक प्रतिरूप में उच्चतम प्रादेशिक भिन्नता दिखाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये जनसंख्या दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार ये भारत की जनसंख्या 121 अरब दोस्तों 1.21 अरब है, 121 करोड़ कहा जाए तो ये देखिए 1 अरब 21 करोड़ ये 2011 के अनुसार भारत की जनगणना थी। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या के अवरोही क्रम में अधिक से आरंभ करते हुए कम की ओर व्यवस्थित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, तो यूपी पहले स्थान पर बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है तो डी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल है, इसके बाद बिहार है तो बिहार आपका ए हो जाएगा। और BDAC ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे क्रम पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2001 में जनसंख्या गणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो सही उत्तर है, जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2011 में ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है भारत की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप जानते हैं कि ये जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या नागालैंड। तो सही उत्तर है मिजोरम में। दोस्तों, मिजोरम में जनघनत्व 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 124, सिक्किम में 86 और नागालैंड में 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अधोलिखित राज्यों में से किसने राष्ट्रीय औसत से कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात या तमिलनाडु। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व की बात करें, उत्तर प्रदेश में 829, गोवा में 394, गुजरात में 308 और तमिलनाडु में 555। तो आप जानते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। गुजरात का जो जनसंख्या घनत्व है ये 382 यानी राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व से कम है। अगला प्रश्न 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। तो देखिए, किस राज्य का जनसंख्या का गणितीय घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों देखिए, अब ये प्रश्न पुराना हो गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका हो गया है? बिहार का हो गया है। याद रखिएगा, बिहार का ये जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये सर्वाधिक है भारत में 1106, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः कितना अंकित किया गया है, किन राज्यों में? तो सही उत्तर है दोस्तों 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जो देखा जाए तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश है, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन निम्न में से 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए उतना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जो हम देखें तो शीर्ष पर जो राज्य है जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार है पहले स्थान पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829 और हरियाणा में 573 हैं।
अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान में बिहार में दोस्तों जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से घनी जनसंख्या वाला राज्य सबसे ज़्यादा कौन है? तो आप जान लीजिए कि सर्वाधिक घनी जनसंख्या वाला राज्य आपका देखिए सबसे घनी जनसंख्या वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार घटते जनघनत्व वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? बिहार का है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय संघ राज्य में जनसंख्या का अधिकतम घनत्व है? तो ऑप्शन है अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, दमन दीव में। प्रश्नगत जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय भारतीय संघ राज्यों के जनसंख्या घनत्व को देखिए, अंडमान निकोबार में 46, दमन दीव में 2191, दादरा नगर हवेली में 700 और लक्षद्वीप में 2149। दोस्तों दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? तो आप जानते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। अगला प्रश्न है, भारत का यौन अनुपात सर्वाधिक असंतुलित रहा किस वर्ष में? तो सही उत्तर है 1991 में, जब ये मात्र 927 जो है महिलाओं की संख्या थी 1000 पुरुषों पर। तो देखिए 1991 में भारत का लिंगानुपात सर्वाधिक असंतुलित रहा। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात कितना है? तो सही उत्तर है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और दोस्तों 2001 में ये अनुपात 933 था। इस तरह से देखा जाए तो 10 वर्षों में 10 अंकों की वृद्धि हुई है महिला पुरुष लिंगानुपात में। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो ये था दोस्तों 933 और अब जो है ये 943 हो गया है ये जनगणना 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारत के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात का सही युग्म है? तो सही उत्तर है आपका 949 और 929। देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में ग्रामीण में 949 और नगरीय में 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 2011 के दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा, और दूसरा है कि उस दशक के दौरान 6 साल और उससे कम आयु वर्ग के लिंग अनुपात में इस राज्य में गिरावट देखी गई थी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक आपका सही है। दोस्तों 2001 में केरल राज्य की आबादी में लिंगानुपात 1059 था, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 1084 हो गया। ये महिलाओं के अनुपात में वृद्धि को दर्शाता है। लेकिन 2001 में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 960 था, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 964 हुआ है। गिरावट नहीं हुई है, बढ़ा ही है 0 से 6 वर्ग के आयु वर्ग का अनुपात। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि से केरल शीर्ष पर है। द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था? तो ये था पांडिचेरी या पुडुचेरी। अगर जो हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो याद करिएगा दोस्तों 2011 में केरल सर्वाधिक लिंगानुपात, उसके बाद पुडुचेरी 1037, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, मणिपुर का 985, छत्तीसगढ़ का 991, मेघालय का 989 और उत्तर प्रदेश का 912 लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सही उत्तर है आप जानते हैं केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में उच्चतम लिंगानुपात है? देखिए तमिलनाडु, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। तो सही उत्तर
तमिलनाडु में हो जाएगा। आप जानिए तमिलनाडु में लिंगानुपात 996 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है विकल्प के अनुसार। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? तो देखिए इसमें देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, ये लिंगानुपात के अनुसार जो है अवरोही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें 2011 में अनुसूचित जनजातियों का सबसे उच्च प्रतिशत था? आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजातियों का सबसे उच्च प्रतिशत जो है दोस्तों ये कहाँ पर था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 94.8 रहा है, अंडमान निकोबार में 7.5 और दमन द्वीप में 6.3 और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों का सबसे अधिक प्रतिशत है। पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लिंगानुपात जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की दृष्टि से 2001 की जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात था? तो ये था दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का। हरियाणा में 2001 की जनगणना के अनुसार 861 लिंगानुपात था। फिर दूसरे स्थान पर 876 पंजाब का था और वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है और इसके बाद जम्मू कश्मीर है, फिर सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश का स्थान लिंगानुपात के मामले में आता है। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और ये देखिए दोस्तों राजस्थान के जिले और उनके लिंगानुपात का सम्मेलन है। तो ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश का रहे तो वो महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास के संदर्भ में महिलाओं की प्रधानता होती है। कहाँ पर? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरी, नगरी से ग्रामीण या फिर नगरी से नगरी प्रवास। तो दोस्तों भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास के संदर्भ में महिलाओं की ग्रामीण से ग्रामीण में प्रवासन की संभावना अधिकतम होती है और ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास के संबंध में जो पुरुषों की प्रधानता है वो ग्रामीण से नगरीय प्रवास होती है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे जनांकिकी विभाजक वर्ष माना जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी 1921 को। दोस्तों भारत में वर्ष 1921 को जनांकिकी विभाजक वर्ष माना जाता है। इसका कारण ये है कि 1921 में यानी 1911 से 1921 के 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक यानी नकारात्मक अंकित की गई थी और इस वर्ष के पश्चात कभी भी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक नहीं रही है। अगला प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कब अंकित हुई थी? तो ये था 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर अंकित हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।